नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आज की आप क्लास में। आज मैं हम ठोस अवस्था के बारे में पढ़ रहे थे। आज दूसरी क्लास है इसके बारे में। हमने पिछली कक्षा में ठोस अवस्था के बारे में काफ़ी कुछ जाना, जैसे कि हम क्रिस्टल के बारे में जाना। क्रिस्टली ठोस, अक्रिस्टली ठोस क्या होता है, आयनिक ठोस क्या होता है, धात्विक ठोस क्या होता है, सहसंयोजी ठोस क्या होता है, और बहुत सारे ऐसे शब्दों के बारे में हमने जाना जो हमें काफ़ी कंफ्यूज करता है। तो फ्रेंड, टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए फ्रेंड, शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक को। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का जो टॉपिक है, द्विविमीय एवं त्रिविमीय जालकों में एकक सेल। इस टॉपिक का पहले हम अर्थ समझते हैं। इस टॉपिक में जहां पास जो लिखा हुआ है, पहले हम इसके एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं। ध्यानपूर्वक समझिएगा आप भी, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको जालक के बारे में बताऊं। ये जालक क्या लिखा हुआ है, इस जालक का अर्थ क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको कल क्रिस्टल के बारे में बताया था, क्रिस्टल किस चीज के बने होते हैं, जैसे कि आयन हो गया, परमाणु हो गया, अणु हो गया, है ना, इस चीज के बने होते हैं। जैसे कि इसका अर्थ है क्रिस्टल के रचक अवयव। रचक अवयव में कैसे क्या आ जाएगा, परमाणु आ जाएगा, अणु, ठीक है, परमाणु, अणु, या क्या बोलते हैं इसको हम, आयन बिंदु। यदि हम इसके द्वारा दर्शाते हैं तो ये बिंदु क्या कहलाते हैं, जालक बिंदु कहलाते हैं, ठीक है। यानी क्रिस्टल के जो रचक अवयव है, जैसे परमाणु हो गया, अणु हो गया या आयन हो गया, तो इस बिंदु को, आयन बिंदु को, हम इस बिंदु को क्या बोलेंगे, जालक बिंदु कहते हैं। इसे हम इंग्लिश में लैटिस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जालक के बारे में हो गया। यदि आपको जालक शब्द कहीं मिलता है तो समझिए वह क्या है, क्रिस्टल के परमाणु, अणु या आयन का है बिंदु है, ठीक है। अब समझते हैं हम अगला, त्रिविमीय जालक या क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक क्या होते हैं, ये क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको जालक बिंदु बताया, तो जालक बिंदुओं की क्या होती है, जालक बिंदुओं की त्रिविमीय व्यवस्था एक निश्चित ज्यामिति को जन्म देती है और बिंदुओं द्वारा दर्शाई गई यह ज्यामिति क्या कहलाती है, त्रिविमीय जालक या क्रिस्टल जालक कहलाती है। समझिए ये शब्द क्या लिखा हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्रिस्टल है और उसके क्या है, अणु, परमाणु है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जालक कहेंगे। अब जालक बिंदु यदि कई सारे व्यवस्थित हो जाएं, ठीक है, मैं अभी आपको डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा अभी उसको। यदि कई सारे जालक बिंदु हो गए, तो यदि कई सारे जालक बिंदु हैं और उन बिंदुओं को यदि हम मिलाएं आपस में, तो कोई ना कोई ज्यामिति जरूर देगी। जैसे देखिए, थोड़ी सी उदाहरण के माध्यम से समझते हैं हम यहाँ पर। जैसे कि मैं, ये एक कण हो गया, एक कण ये हो गया, ये जालक बिंदु समझिए। एक कण ये हो गया, जालक बिंदु है, एक ये है, एक ये है। अगर मैं इन्हीं को आपस में मिलाऊं, ठीक है, यदि इनको मैं यदि आपस में मिलाता हूं तो क्या एक नई ज्यामिति को जन्म देता है। तो यहाँ पास यही तो लिखा हुआ है कि जालक बिंदुओं की त्रिविमीय व्यवस्था एक निश्चित ज्यामिति को जन्म देती है और बिंदुओं द्वारा दर्शाई गई यह ज्यामिति त्रिविमीय जालक कहलाती है, ठीक है। तो यानी कि इस प्रकार कई सारे जालक बिंदु यदि हम इनको आपस में मिला देते हैं तो क्या थ्री डी डायमेंशन में नहीं आ जाता है, आपस में मिलाते तो 3D डायमेंशन में आ जाता है। तो इस प्रकार यानी कई जालक बिंदु यदि आपस में व्यवस्थित हैं तो एक निश्चित ज्यामिति को क्या करते हैं, जन्म देती है। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। समझ पा रहे मेरे बात को। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब अगला है एकक सेल। यहाँ पास हमने पिछले टॉपिक में देखा, यहाँ पास मैंने आपको जालक के बारे में बताया। अब ये जो एकक सेल जो लिखा हुआ है, समझिए जो ये एकक सेल है, इसका अर्थ क्या है, इसको समझते हैं। एकक सेल में सबसे पहले हम सेल को समझते हैं। सेल क्या होते हैं, जालक बिंदुओं का पुनरावृत्ति योग सूक्ष्मतम समूह सेल कहलाता है। समझिए इस शब्द क्या लिखा हुआ है, ये आपकी बुक में लिखा है, आपको मिलता है। तो समझिए इस शब्द का अर्थ क्या है। जालक बिंदु यानी कि परमाणु या क्रिस्टल के अणु परमाणु हो गए। अब ये अणु परमाणु पुनरावृत्ति, यानी पुनरावृत्ति मतलब क्या होता है, एक कण फिर दूसरा कण, मतलब लगातार उनकी पुनरावृत्ति हो रही है। अगर पुनरावृत्ति हो रही है तो उस समूह को, कई सारे जब कण इकट्ठे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सेल कहते हैं, ठीक है। अब ये एकक सेल क्या है, अब इसको समझते हैं। एकक सेल में क्या होता है, क्रिस्टल में रचक अवयवों के क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित होने के फलस्वरूप जो सूक्ष्मतम इकाई बनती है उसे हम एकक सेल कहते हैं। समझिए इस शब्द को क्या लिखा हुआ है। क्रिस्टल के रचक अवयव क्या होते हैं, जैसे कण हो गया, परमाणु हो गया, क्रमबद्ध मतलब एक क्रमिक रूप से पहला, दूसरा, तीसरा व्यवस्थित होने के फलस्वरूप, पहला
क्रम से एक बार व्यवस्थित हो जाए, जो सूक्ष्मतम इकाई बनती है, एक बार क्रम से सारे कण व्यवस्थित हो गए और उसमें से जो भी इकाई बनती है ये उसे हम क्या बोलते हैं, सेल कहते हैं। देखिए साधारण से शब्दों में चीजों को समझिए। सबसे पहले हमने आपको बताया कि जालक क्या है। जालक में क्या होता है, क्रिस्टल के अवयव, जो भी क्रिस्टल के कण हैं, अवयव, परमाणु, अणु या आयन बिंदु है, उसको हम जालक कहते हैं। अब जो जालक बिंदु है, कई सारे जालक बिंदु यदि इकट्ठे हो जाएं तो उसमें से त्रिविमीय जालक, क्रिस्टल जालक कहलाता है। अब सेल को समझिए। सेल में मैंने क्या बताया कि जो जालक बिंदुओं का पुनरावृत्ति, यानी कि एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे अगर आपको पुनरावृत्ति मिल रही है तो वो क्या कहलाते हैं, उसकी इकाई को हम क्या बोलते हैं, सेल कहते हैं। अब जो एकक सेल क्या होता है, जैसे क्रिस्टल के रचक अवयव क्या हो गया, परमाणु, अणु, आयन, क्रमबद्ध है, यानी कि एक बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, एक क्रम से व्यवस्थित है। क्रम से व्यवस्थित होने से एक जो सूक्ष्मतम इकाई बनती है, उस इकाई को हम बोलते हैं एकक सेल। समझ पा रहे हैं मेरे बात को? ठीक है। एकक सेल दो प्रकार से होते हैं, जैसा कि पहला द्विविमीय एकक सेल और त्रिविमीय एकक सेल। ठीक है, इसको याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है कि एकक सेल कितने प्रकार के होते हैं। तो एकक सेल जो होता है, द्विविमीय एकक सेल, त्रिविमीय एकक सेल। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अभी तक जो भी टॉपिक मैंने आपको समझाया, जो भी चीज समझाया, क्या आप मेरे बात को समझ पा रहे हैं? ठीक है, कमेंट बॉक्स पर हाँ ना लिखा करें। ठीक है, अब आगे समझते हैं। वाले हैं द्विविमीय एकक सेल। ये द्विविमीय एकक सेल क्या है, आइए समझते हैं। यहां लिखा हुआ क्रिस्टल के तल में जालक बिंदुओं की नियमित व्यवस्था। क्रिस्टल के तल में जालक बिंदुओं की नियमित व्यवस्था क्या कहलाती है, द्विविमीय जालक कहलाती है। ठीक है, और इस जालक का सूक्ष्मतम भाग जो पुनरावृत्ति पर जालक निर्माण करता है, उसे हम द्विविमीय एकक सेल कहलाता है। तो देखिए अब इसको हम बहुत ही सरल और साधारण तरीके से समझेंगे डायग्राम के माध्यम से। जैसे देखिए ये डायग्राम आपके सामने दिख रहा है। अब इसमें जो ये नीले कलर का दिख रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टल के जो रचक अवयव है, कण हो गया, परमाणु है, कुछ भी समझ लिए, कण है। इस कण को, ठीक है, ये जो कण है इसको हम क्या बोलेंगे, द्विविमीय जालक कहेंगे। इसको क्या, इस कण को हम क्या बोलेंगे, जालक कहेंगे। ये कण है। ठीक है, तो यहाँ पास लिखा हुआ क्रिस्टल के तल में जालक बिंदुओं की नियमित व्यवस्था। देखिए जितने भी यहाँ पास कण बने हुए नीले कलर के, सभी एक व्यवस्थित क्रम में रखे हुए हैं। समझ पा रहे बात को? सभी क्या है, एक निश्चित, एक नियमित व्यवस्था में है। इसको हम बोलेंगे द्विविमीय जालक कहेंगे। अब इस जालक का सूक्ष्मतम भाग जो पुनरावृत्ति पर जालक निर्माण करता है। अब देखिए यहाँ पास एक वर्ग बना रहा है, ये देखिए जो बना हुआ है, देख पा रहे हैं आप इसको, ये जो बना हुआ है इसको हम बोलेंगे द्विविमीय एकक सेल, यानी कि जालक का सूक्ष्मतम भाग जो पुनरावृत्ति पर जालक निर्माण करता है। यानी कि देखिए ये एक कण हो गया, ये दूसरा कण हो गया, ये तीसरा कण, ये चौथा कण, यानी कि जाल जो भी कण है उसके पुनरावृत्ति पर क्या करता है, एक जालक का निर्माण करता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, द्विविमीय एकक सेल कहेंगे, जो इस प्रकार के चीजें निर्माण करते हैं, यानी कि कई सारे अणुओं से मिलकर, कई सारे अणुओं से एक निश्चित डायग्राम बनाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, द्विविमीय एकक सेल। समझ पा रहे मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? समझिए फिर से, जो भी स्टूडेंट एक बार नहीं समझ पाए फिर से समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि एक समझिए क्रिस्टल है, क्रिस्टल के जो कण है, क्रिस्टल का तल है और उस तल में कण है, कई सारे कण है। इन कणों का एक व्यवस्थित क्रम है, जैसे कि नीले रंग का जो कण आप देख पा रहे हैं, ये कण क्या है, व्यवस्थित है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यह द्विविमीय एकक जालक है। अब इस कण में एक डायग्राम बना दीजिए, तो जो डायग्राम, ज्यामिति जो निर्माण हो रहा है, उस डायग्राम को हम बोलेंगे द्विविमीय एकक सेल, यानी कि उसमें वो जो डायग्राम है, उस डायग्राम से एकक सेल का निर्माण हो रहा है। ठीक है, चलिए अब समझिए इसको। द्विविमीय जो जालक है वह द्विविमीय एकक सेल 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगला जो टॉपिक है द्विविमीय जालक और द्विविमीय एकक सेल 5 प्रकार के, जैसे मैंने आपको जालक बताया और सेल बताया। तो द्विविमीय जालक और सेल दोनों क्या होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। एक चार्ट के माध्यम से इसको समझेंगे हम। देखिए जालक और एकक सेल, पहला जो है वर्गाकार, ये भी वर्गाकार होता है, चौकोर दूसरा होता है, तीसरा आयताकार, चौथा षष्ठभुजी होता है, पांचवा समचतुर्भुज होता है। ठीक है, एकक सेल में भी वर्गाकार, चौकोर, आयताकार,
60 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री बना लीजिए, 60 डिग्री वाला विषम कोणीय समचतुर्भुज और एक बिंदु, एक भीतरी बिंदु युक्त आयत होता है। ठीक है, मतलब सीधे सीधे समझिए आयत होता है। तो ये जालक होता है और ये एकक सेल, ये 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यानी कि जो जालक होता है 5 तरीके से रह सकता है और एकक सेल भी 5 प्रकार से बन सकता है। अब आगे चलेंगे। अब जो अगला है त्रिविमीय एकक सेल। त्रिविमीय एकक सेल क्या होता है? त्रिविमीय एकक सेल जो होता है क्रिस्टल के त्रिविमीय स्थान में जालक बिंदुओं की व्यवस्था त्रिविमीय जालक दर्शाती है। अभी मैंने आपको बताया कि क्रिस्टल है, उसके कण है, कण जो व्यवस्थित हैं, अगर वह एक क्रम से व्यवस्थित हैं, ठीक है, तो उसके तल में एक हम द्विविमीय सेल बना सकते हैं। लेकिन कई सारे क्रिस्टल जो जालक बिंदु एक व्यवस्था में त्रिविमीय जालक भी बनाते हैं। यानी कि मैं अभी सीधे सीधे यह कहना चाह रहा हूं कि जो क्रिस्टल के जो जालक हैं द्विविमीय और त्रिविमीय बनाते। जैसे कि मैंने अभी आपको इस पहले भी बताया कि जालक कितने प्रकार के होते हैं। एकक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एकक सेल कितने प्रकार के होते हैं, द्विविमीय भी होते हैं और त्रिविमीय भी होते हैं। यानी कि द्विविमीय संरचना भी बनाते हैं और त्रिविमीय संरचना भी बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पास एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये 3D डायमेंशन है, त्रिविमीय आपको दिख रहा होगा, और एक संरचना ये देखिए, एक और संरचना है, इसको देखिए। ठीक है, तो ये सभी क्या है, 3D है, और ये सभी जो होते हैं जालक बिंदुओं के द्वारा निर्माण होते हैं। ये सभी एकक सेल के प्रकार हैं, समझिए। और एक ये, ठीक है, तो क्रिस्टल के जो त्रिविमीय स्थान होते हैं वहां पास जो जालक बिंदु यदि व्यवस्थित हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, त्रिविमीय जालक कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पास देखिए त्रिविमीय एकक सेल 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक सेल, एक केंद्रीय एकक सेल होता है। ठीक है, एक प्राइमरी एकक सेल होता है, एक केंद्रीय एकक सेल होता है। अब देखिए केंद्रीय एकक सेल भी 3 प्रकार के होते हैं, एक काय केंद्रीय, फलक केंद्रीय और जो तीसरा दिया हुआ है अंत केंद्रीय एकक सेल। ठीक है, यानी कि त्रिविमीय सेल 2 प्रकार के होते हैं, एक सिंपल होता है प्राइमरी, दूसरा केंद्रीय एकक सेल होता है। केंद्रीय एकक सेल भी 3 प्रकार से होते हैं, केंद्रीय, काय केंद्रीय, फलक केंद्रीय और अंत केंद्रीय एकक सेल होता है। ठीक है, आइए एक एक करके इनको समझते हैं। पहला दिया हुआ है प्राथमिक सेल। पहला क्या दिया हुआ है, प्राथमिक सेल, इसको सिंपल क्यूबिक बोलते हैं और इसको शॉर्टकट में इसको SC से दर्शाते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको त्रिविमीय एकक सेल के बारे में बताया। त्रिविमीय एकक सेल में जो कण होते हैं वो कहाँ कहाँ उपस्थित होते हैं वो हमको बताएगा, ये प्राथमिक सेल के माध्यम से पता चलेगा। जैसे एकक सेल में केवल कोनों पर जालक बिंदु होते हैं, इसका उदाहरण है, एक है सरल घनी एकक सेल। प्राथमिक सेल क्या होता है, जैसे कि एक डायग्राम है, 3D डायग्राम है, उस डायग्राम में जो कण होते हैं, जालक बिंदु होते हैं, वो कहाँ होते हैं, कोने पर। ठीक है, कोने पर होते हैं। जैसे कि देखिए मैं आपको अभी एक उदाहरण देता हूं सरल घनी एकक सेल का। ये देखिए ये यहाँ पास एक 3D आपको दिख रहा है। इस डायग्राम में यदि आप देखेंगे एक घन दिख रहा है, इस घन में आप जो कोने पर देखेंगे कितने कोने होते हैं, एक घन में 8 कोने होते हैं। 8 कोने में कितने जालक बिंदु हो सकते हैं, 8 ही हो सकते हैं। ठीक है, याद रखना कि एक घन में 8 कोने होते हैं और 8 कोने में एक एक जालक बिंदु होते हैं। तो यानी कि कुल कितने जालक बिंदु हुए, 8 हुए, लेकिन एक कोने पर कितने जालक हुए, एक ही हुआ। ठीक है, इसको याद रखना, एक ये हो गया, ऊपर 4 नीचे 4 हो गया। ठीक है, एक ये हो गया और एक ये हो गया और एक ये हो गया, यानी कितने हो गए टोटल, 8। तो ये सरल घनी का उदाहरण है। अगर आपसे कोई पूछता है, अब इसको याद रखना है, यदि पूछा जाए कि सरल घनी एकक सेल में कि कोनों पर कितने कण होते हैं, जालक बिंदु होते हैं, तो 8 होते हैं। ठीक है, अब समझिए, जैसे कि ये घन है और इस घन के ऊपरी वाले भाग को हम फलक बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हम फलक बोलते हैं। इसको थोड़ी सी याद रखें सब चीजों को, बहुत काम आएगा अभी आपको। ये जो बने हुए हैं इसको हम क्या बोलेंगे, फलक बोलते हैं। कितने फलक होते हैं घन में, 6 फलक होते। देखिए एक ये पहला हो गया,
एक ये फलक हो गया, दूसरा फलक मैं बना रहा हूं, ये दूसरा फलक हो गया, ठीक है। अब देखिए एक ये ऊपर फलक बन गया, तीसरा हो गया। अब यहां पास देखिए एक ये है और इसको मैं जोड़ता हूं तो ये चौथा हो गया, और एक ये जोड़ा मैंने तो ये पांचवा हो गया, ठीक है। अब देखिए एक नीचे बन रहा है, एक नीचे बन रहा है, ये कितना हो गया 6। यानी कि अब याद रखना, यदि आपको मालूम ना हो कि घन में कितने कोने होते हैं, कितने फलक होते हैं, तो याद रखिए घन में 8 कोने होते हैं, कितने फलक होते हैं 6 फलक होते हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा। तो ये सरल घनी सेल का उदाहरण है। अब आगे बढ़ेंगे। अगला है केंद्रीय एकक सेल। केंद्रीय एकक सेल क्या होते हैं? इस एकक सेल में कोनों के अतिरिक्त एक जालक बिंदु एकक सेल के केंद्र पर पाया जाता है। जैसे अभी डायग्राम के माध्यम से देखते हैं, केंद्रीय घनी एकक सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, इसको हम बीसीसी से दर्शाते हैं, ठीक है। याद रखना इसको। जैसे कि यहाँ पास एक डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, ये सेल है, कोने पर 8 आपको दिख रहे हैं, लेकिन एक सेंटर पे दिख रहा है। अब ये किसके सेंटर पर है? एक पूरा घन है और एक उस घन के बीच सेंटर में ये जो उपस्थित है इसको हम बोलते हैं काय केंद्रीय एकक सेल, ठीक है। यहाँ पास लिखा हुआ है कि एकक सेल में कोनों के अतिरिक्त एक सेल कहाँ पाया जाता है, जालक बिंदु कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है कोने पर। समझ पा रहे मेरे बात को? यानी कहाँ पाया जाता है? ये केंद्र पर पाया जाता है। अगला है फलक केंद्रीय सेल, इसको हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक बोलते हैं, एफसीसी। यह भी काम आएगा बहुत ही, इसको याद रखना। एफसीसी क्या है, बीसीसी क्या है, एससी क्या है, ठीक है। इसको हम फलक केंद्रीय एकक सेल बोलते हैं। फलक केंद्रीय में क्या होता है? इस एकक सेल में कोनों के अतिरिक्त एक एक जालक बिंदु कहाँ होते हैं? प्रत्येक फलक के केंद्र पद भी पाए जाते हैं। इसका अर्थ समझते हैं। देखिए फलक केंद्रीय घनी एकक सेल इसका उदाहरण है। पहला तो जो येलो कलर से बने हुए हैं कोने पर, वो केंद्र पर हो गया, ठीक है। ये जो बना हुआ है, ये ऊपर वाला देख रहे हैं, एक साइड वाला देख रहे हैं, ये ऊपर। तो ये देखिए आप, ये जो फलक है, ये फलक है, इसके सेंटर पर, फलक के सेंटर पर एक एक कण मिल रहे हैं। ये एक ये हो गया, ये पीछे जो ये ग्रीन कलर का दिख रहा है, ठीक है, मैं इसलिए कलर चेंज कर दिया हूं ताकि आप समझ पाएं। ये पीछे वाला जो फलक है, इसका सेंटर क्या होगा? ये ग्रीन वाला जो मैंने कण रखा हुआ है, ये जालक बिंदु बनाया हुआ है, तो यही होगा, ठीक है। अब ये जो सामने वाला है, ये सामने जो बना हुआ है, इस सामने का ये जो ये वाला है, ठीक है, ये जो कलर मैंने आपको दिखा रहा हूँ, ये जो रेड कर रहा हूं मैं, ये सामने वाला का है, ठीक है। देखिए एक बार पूरा डायग्राम इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए। मैं इसको मिटा रहा हूँ ये। अब इसको अपने समझने का प्रयास करें एक बार। पूरा घन है और घन में कोने पर एक एक जालक बिंदु है। फिर इसके बाद फलक के सेंटर पर, सभी फलक के सेंटर पर मैंने एक एक जालक बिंदु रखा है। तो कोने पर कितने हुए? 8 हुए, और फलक पर कितने हुए? 6 हुए, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे एफसीसी, फलक केंद्रीय एकक सेल। आगे बढ़ेंगे, अंत केंद्रीय एकक सेल, एंड सेंटर्ड क्यूबिक, ईसीसी, ठीक है। इसको याद रखना, ईसीसी में क्या होता है? इस इकाई सेल में कोनों के अतिरिक्त एक एक जालक बिंदु किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्र पद भी होते हैं। इसका उदाहरण है अंत केंद्रीय समचतुर्भुजी एकक सेल। जैसे कि डायग्राम से समझते हैं। देखिए इस डायग्राम में आप देखेंगे, कोई सा विपरीत फलक ले लीजिए, चाहे आप ये फलक ले, जब ये फलक लेंगे तो इसका विपरीत फलक ये होगा, ऊपर लेंगे तो विपरीत फलक नीचे होगा, पीछे वाला लेंगे तो सामने वाला विपरीत फलक लेना पड़ेगा। यानी कि कोई सा भी यदि हम फलक लेते हैं, 6 फलक होते हैं, 6 फलक में यदि हम ऊपर का फलक लेते हैं तो नीचे का फलक हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। यदि हम लेफ्ट फलक लेते हैं तो राइट फलक लेना पड़ेगा, सामने का फलक लेते हैं तो पीछे का फलक लेना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं मेरे बात को? तो यहाँ पास हमने क्या किया है, यहाँ पास आप देखेंगे कि जो मैं फलक लिया हूं, ये ऊपर वाला फलक लिया हूं, ठीक है।
तो इसका विपरीत फलक क्या होगा, नीचे वाला। ऊपर के फलक का यदि हम सेंटर लेते हैं तो नीचे का फलक का भी क्या करेंगे, हम सेंटर ही लेंगे। तो ये हो गया अंतकेंद्री। हमने कितने प्रकार से पढ़ा, एक बार फिर से सभी को देख लेते हैं एक बार, ताकि आपको याद रहे ये चीज, ठीक है। सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक में सभी एकक सेल जो होते हैं कोने पर होते हैं, सरल घनी एकक सेल में। काय केंद्री में जो होता है वो कोने पर तो होते हैं लेकिन एक सेंटर पर होता है, याद रखिएगा इसको। इसके बाद फलक केंद्री में, फलक केंद्री में क्या होते हैं, फलक केंद्री, फलक केंद्री नाम से हो जाता है, इसके फलक पर पाए जाते हैं, 6 फलक होते हैं, 6 फलक पर होते हैं और कोने पर 8 होते हैं। इसके बाद अंत केंद्री, इसके पे क्या होता है, इसमें 8 कोने पर होते हैं और 2 विपरीत फलकों पर होते हैं, ठीक है। अब आइए समझते हैं घनी इकाई सेल में उपस्थित परमाणु संख्या की गणना। परमाणु संख्या की गणना कैसे करना है, एक सेल है और सेल में परमाणु की जो संख्या है वो कितनी है, इसकी गणना कैसे करना है। देखिए, घन के प्रत्येक कोने पर जो होते हैं, एक घन के लिए 1/8 होता है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पास, ये बताना चाह रहा हूँ कि 8 कोने पर 8 इलेक्ट्रॉन 8 कण होते हैं और 8 कण का 1/8 हर एक कोने पर होगा, ठीक है। 8 कोने होते हैं लेकिन 8 कोने में से यदि हम सभी को डिस्ट्रीब्यूट करें तो हर एक कोने में एक जाएगा। 8 कोने और 8 कोने में हर एक कोने पर कितना जाएगा, एक जाएगा, ठीक है, याद रखना है इसको। फलक के केंद्र पर स्थित कण एक घन के लिए, यानी कि अगर केंद्र पर है तो कितना होगा, फलक के केंद्र पर, यानी कि फलक पर कितना होगा, याद रखना इसका 1/2 होता है, ठीक है। घन के केंद्र पर स्थित कण प्रत्येक घन को एक योगदान देता है, यानी कि अगर फलक के केंद्र पर अगर कण है तो वह कितना होगा, 1 होगा, इसको भी याद रखना। अभी हम इसको सब कुछ समझेंगे। अभी घन के किनारे के मध्य स्थित कण एक घन के लिए इसका योगदान 1/4 होता है। यदि घन के किनारे के मध्य अगर कोई कण है तो घन के लिए इसका योगदान कितना होगा, 1/4 होगा। तो सबसे पहले याद रखें कोने, यदि कोना हमको निकालना है तो 1/8 होगा एक कोने के लिए, एक फलक के लिए 1/2 होगा और सेंटर के लिए 1 होगा और किनारे के मध्य बिंदु के लिए किनारा जो होता है उसके अगर मध्य बिंदु का कोई कण है तो उसका कितना होगा, 1/4 होगा। तो आइए हम इसको समझते हैं थोड़ी से। आइए समझते हैं घनी इकाई सेलों में कणों की संख्या कैसे निकालेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि ध्यानपूर्वक याद रखना इसको थोड़ी से। अगर कोने पर घन के एक कोने के लिए 1/8 लिखेंगे, ठीक है, इसको याद रखना, ये एक ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ देता है, 1/8 होगा। और फलक के लिए हम 1/2 का प्रयोग करेंगे, 1/2। तीसरा जो होता है केंद्र के लिए जो होता है वह 1 होता है और जो चौथा होगा किनारों के मध्य, ठीक है, किनारों के मध्य, इसके लिए अगर होगा तो 1/4 होगा, ठीक है। 1 2 3 4 इसको याद रखिएगा। कोने पर 1/8, फलक पर 1/2, केंद्र पर 1 और किनारों के मध्य 1/4 होगा, ठीक है। आइए समझते हैं कि सरल घनी में कितना होगा, फलक केंद्र में कितना होगा, है ना, इसके बारे में जानते हैं। कोशिका कोने पर कणों की संख्या, फलकों पर कणों की संख्या, ठीक है, केंद्र पर कणों की संख्या और कुल कण की तरह, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको समझते हैं ध्यानपूर्वक। पहले एससी के बारे में समझते हैं, सरल घनी के बारे में। इसमें मैंने कोनों के लिए कितना बताया, एक कोण के लिए 1/8। कितने कोने होते हैं, 8 कोने होते हैं, तो 8 से 8 कटेगा, 1 आ जाएगा। फलक पर इसमें नहीं होता है, 0 होता है, केंद्र पे इस पे 0 होता है, तो कुल कितने कण हुए, 1 कण हुए, ठीक है। बीसीसी के लिए देखते हैं, 1/8 होगा, 8 और 8, 1 कट जाएगा, ये कोने के लिए है, 1 आ जाएगा। फलक पर कितने होता है,
बीसीसी के जो फलक होता है इसमें 0 होगा, ठीक है, केंद्र पर होते हैं 1 होता है। तो मैंने केंद्र के लिए कितना बताया, अगर केंद्र पर कणों की संख्या निकालना है तो केंद्र तो एक ही होगा, इसलिए 1 हो जाएगा। तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2। कुल कण कितने हो जाएंगे, 2। ईसीसी के लिए देखते हैं, 1/8 ये 8 हो जाएगा, ये से 8 से 8 कट जाएगा, 1 बचेगा। ईसीसी को समझ रहे हैं। इसके कितने फलक पर कण होते हैं, 2 फलक पर, ऊपर और नीचे। तो 1/2, एक फलक के लिए 2 फलक पर है तो 2 कर दीजिए, 2 से 2 कट जाएगा 1, तो ये 1 और 2 हो जाएगा, सॉरी 0, केंद्र पर नहीं होता है इसलिए 0 होगा। अब एफसीसी के लिए एफसीसी के लिए 1/8 इसके कोने पर होते हैं, 8 से 8 कटा, 1 बचेगा, ठीक है। 1/2 फलक पर होते हैं। कितने फलक होते हैं एफसीसी में, एफसीसी सभी देखिए, सभी में तो 6 फलक होते हैं, 8 कोने होते हैं, लेकिन उसमें कणों की संख्या जो मैंने आपको अभी डायग्राम से बताया उसमें कितने हैं। एफसीसी में 6 फलक होते हैं, सभी में 6 फलक होते हैं, लेकिन उसके 6 फलक में कण पाए जाते हैं। तो 6 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 3 से कट जाएगा, तो 3 यहाँ पास 3 आ जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा। इसके केंद्र पर नहीं होता है तो 3 1 क्या हो जाएगा, 4, यानी कि 4 हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने सबके बारे में बता दिया आपको। आराम से हम आसानी से इन चीजों को निकाल सकते हैं। इनकी फलक अगर आपसे एग्जाम में पूछता है तो आप इन चीजों को बहुत ही सरलता पूर्वक बता सकते हैं, ठीक है साथियों। अभी मैंने आपको परमाणु संख्या की गणना कैसे करना वो भी आपको मैंने बताया, आपने समझा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है इकाई सेल के घन की गणना। इसके हम घनत्व कैसे निकालेंगे, ये एक फार्मूला है, Z × m/a³ × n0। तो देखिए इस सूत्र में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं। इस सूत्र में जो ये लिखा हुआ है ना कि Z × m/a³ n0, इन शब्द का पहले अर्थ समझिए। ये अर्थ समझ गए ना तो कोई सा भी अगर न्यूमेरिकल प्रश्न आ जाए तो आप आराम से कर लेंगे। जैसे कि तो देखिए Z का अर्थ क्या होगा, इकाई कोशिका में परमाणु की संख्या होता है, ठीक है, Z का अर्थ। ए मतलब क्या होता है, इकाई कोशिका के किनारे की लंबाई, इकाई कोशिका में किनारे की लंबाई। स्मॉल m का अर्थ क्या होता है, एक परमाणु द्रव्यमान। इसमें स्मॉल m है नहीं, लेकिन इसको जान लीजिए, स्मॉल m का अर्थ होता है एक परमाणु का द्रव्यमान। n0 का अर्थ होता है अवोगाद्रो संख्या, ठीक है। अवोगाद्रो संख्या कितना होता है आप हमें कमेंट बॉक्स पर बताइए, हम देखें जरा कि आपने पिछली क्लास में कितना सीखा है। तो अवोगाद्रो संख्या आपको बताना है कमेंट बॉक्स पर कि कितना होता है, ठीक है, याद रखना। कैपिटल एम को हम मोलर द्रव्यमान या परमाणविक द्रव्यमान कहते हैं। यानी कि इकाई सेल की घन की गणना यदि हमको करना है तो यदि घनत्व का जो सूत्र होता है, या सॉरी यहाँ पास डी होगा, घनत्व को हम स्मॉल डी से प्रेजेंट करेंगे, तो डी बराबर होता है m × m/a³ × n0। इसको आप याद रखिएगा। और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है इसमें कि इन सब का अर्थ आपको मालूम होना चाहिए। जब अर्थ मालूम होगा ना तो न्यूमेरिकल प्रश्न आप आसानी से कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स आप इस सूत्र को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, इन सभी का अर्थ भी समझ लीजिए। अगले क्लास में हम आपको इसका 1-2 न्यूमेरिकल प्रश्न भी करा देंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से ये चीज भी आने लगे। और साथ ही हम ठोसों का संकुलन पढ़ेंगे और भी बहुत सारे चीज उसमें पढ़ना है, त्रिज्या के बारे में पढ़ेंगे। तो यानी कि अगला क्लास भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और आज का क्लास आपको कैसा लगा वो हमें बताइएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, पिछली क्लास में भी मैंने बताया और आज फिर बताता हूँ। यदि अभी तक आपने आवर्त सारणी नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ आवर्त सारणी पढ़ें। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आवर्त सारणी अच्छे तरीके से पढ़िएगा। मैं आपको परमाणु क्रमांक निकालना, आवर्त सारणी कैसे याद करना, ये सब के बारे में आपको बता चुका हूँ। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाएंगे, प्रेडिक्टेबल बाय राहुल गुप्ता के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट को जितने भी उसमें वीडियो सबको देख लीजिएगा और जैसा जैसा आपको करने को मैंने बताया वैसा आप करते जाइएगा। आप देखेंगे आपका जो आवर्त सारणी है अच्छे तरीके से आपसे भी बनने लगेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे ताकि आप आगे आने वाली कठिनाइयों से बच पाएं और चीज़ों को अच्छे से समझ पाएं। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए फ्रेंड्स इन चीज़ों को पढ़िए, समझिए और जो भी डाउट है हमें पूछिए। साथ ही इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट तक जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।